हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये एनसीईआरटी पर्यावरण की ये तीसरी वीडियो है। इसके पहले हमने ऑलरेडी दो वीडियो बना रखी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग उसको देख सकते हैं। और उसमें उसी सीरीज में हम ये नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जो तीसरी वीडियो है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है इसमें है आपका घरों के प्रकार से रिलेटेड, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जितने फैक्ट में आपके घरों से रिलेटेड दिए गए हैं केवल आपको वही पढ़ना है। तो उसमें पहला आपका है असम के बारे में। असम का मकान की जो प्रॉपर्टी है या कैसे होते हैं उसके बारे में जो भी आपका डाटा दिया गया है केवल उसी को आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला इसमें पॉइंट है, देखिए कि हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लैंग्वेज यूज की गई होगी जो हमारे घर या तुम्हारा या इनका उनका। तो एक्चुअली में जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें एक बच्चा है और आपस में वो बात कर रहे हैं तो वो अपने अपने घरों के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो जो ये जितना भी मटेरियल है सारा एनसीईआरटी से ही कॉपी किया गया है, मतलब वहीं से उठाया गया है। तो इसीलिए लैंग्वेज ऐसा कुछ है। एक्चुअली में हमारे और आपके घर की बात नहीं हो रही है, मतलब ये वहाँ पे ऐसा सिनारियो है, ठीक है। तो आपको मेन याद रखना है आपका क्या, 10 से 12 फीट। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 3 से 4 मीटर आएगा। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ये 3 से 4 मीटर का भी ऑप्शन दे देता है। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यानी उनके जो घर की लंबाई होगी, मतलब ऊंचाई होती है ज़मीन से, तो 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्हें मजबूत बांस के खंभों से खंभों पर बनाते हैं। एक्चुअली में जब आगे आप पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो बारिश की वजह से वो लोग टेम्पररी घर बनाते हैं, जैसे बांस का ही बनाते हैं, ठीक है। ये घर के अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। मतलब ये जो बम्बू पे, मतलब बांस पे तो बने होते हैं, प्लस जो अंदर का जो इंटीरियर उसका होता है वो भी डिजाइन किसका द्वारा होता है, लकड़ी के द्वारा ही होता है। ये देखिए आपको दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए पिक्चर्स दिखाने से ना आपको याद रहेगा। तो अभी आपने क्या देखा कि असम के बारे में आपको क्या क्या मालूम चल गया है कि यहाँ पे 10 से 12 फीट के ऊंचे मकान होंगे, प्लस मजबूत बांस से बनाए जाते हैं, और अंदर के भी क्या होंगे, लकड़ी। देखिए यहाँ पे पानी है, बारिश का मतलब असम में आपने सुना होगा कि बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती रहती है। तो उसी के रिगार्डिंग ये लोग क्या करते हैं, बांस वगैरह के घर बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका मनाली के मकान। मनाली के मकान से आपका दे दिया है। तो आपका मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है, आपको मालूम होना चाहिए मनाली आपका हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू मनाली आपने सुना होगा, बहुत हिल स्टेशन है, यहाँ पे लोग जाते हैं अपना पिकनिक मनाने। तो वही है, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ पड़ती है। चूँकि ये हिल स्टेशन है तो यहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पत्थर या लकड़ी से घर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो घर होंगे कि ऐसे होंगे, देखिए आपके पत्थर और लकड़ी से मिलके बना हुआ। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, असम में और इसमें क्या डिफरेंस है। वहाँ पे बांसों से बनाए जाते हैं और यहाँ पे क्या है, लकड़ी और पत्थर दोनों से बनाए जाते हैं। ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है, ठीक है चीज़ें। नेक्स्ट है आपका लेह के मकान। लेह के मकान के बारे में आपको बताया गया है। लेह क्या है, लेह लद्दाख। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि लेह लद्दाख आपका एक यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और इसी के साथ ये जब बने थे दोनों, जब 370 हटी थी जम्मू कश्मीर से, धारा धारा 370, तो उसके बाद आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके इनकी संख्या 8 हो गई है। तो आपको मालूम होना चाहिए, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने देश के बारे में मालूम होना चाहिए कि 28 क्या है आपके राज्य हैं, ठीक है। और 8 क्या है आपके यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी यानी जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे आपका केंद्र में जो सरकार होगी वो लोग यहाँ शासन करते हैं। मतलब वहाँ कुछ जगह राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं। यहाँ पे केवल दो ऐसी यूटी हैं जहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो पुडुचेरी और एक दिल्ली है। तो ये जो 8 आपके, वैसे तो इसका टॉपिक नहीं है लेकिन आपको मैं बता दूं, 8 जो आपके यूटी हैं, ऊपर से शुरू करेंगे आप तो लद्दाख, लद्दाख के बाद JNK मतलब जम्मू कश्मीर, फिर आपका चंडीगढ़ आ जाएगा। चंडीगढ़ के बाद आप इधर आ जाइए तो दादर एंड नगर हवेली और दमन दीप, ये एक हो जाते हैं। फिर उसके बाद लक्षद्वीप हो जाएगा आपका, फिर पुदुचेरी हो जाएगी और अंडमान निकोबार हो जाएगा। तो ये आपके टोटल 8 हो गए।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने देश के बारे में कोई भी जनरल कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, खासकर सीटेट की भी है, तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि कौन गवर्नर है, कौन चीफ मिनिस्टर है, किस स्टेट का कौन है, इतना आपको डिटेल आपको आनी चाहिए। क्योंकि आजकल जितने भी कंपटीशन हैं सारे करेंट अफेयर बेस्ड हो गए हैं, मतलब जनरली हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछ रहा है। पहले होता था को आप जो भी स्टैटिक जीके होते थे उनको आप रट के जाते थे, वही क्वेश्चन रिपीट होते थे। आजकल क्या हो रहा है, पैटर्न चेंज हो गया है और हर एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं करेंट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही हैं। अभी आपके सीटेट एग्ज़ाम में ही एक चीज़ें पूछी गई थी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसका जिक्र तो आइए लद्दाख के बारे में देखा जाए। लेह लद्दाख, लेह में जो वहाँ लद्दाख में भी एक लेह वहाँ का ज़िला है। ठीक है, तो लेह में मकान के नीचे मंजिल में खिड़की नहीं होती है। ठीक है, तो जो नीचे वाला वो होगा फ्लोर होगा उसमें कोई भी विंडो नहीं होती है। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। छतें समतल होती हैं। इतना ही आपको इसका डिटेल, और ये देख सकते हैं आप इनके बारे में। ऐसे मकान होते हैं, प्लेन है ऊपर से, और जो नीचे होंगे उसमें खिड़कियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, विंडो नहीं होती हैं। लेह में मकान छत पर छत जो मकान छत पर होता है घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है क्योंकि ठंडी में ये नहीं मिलती हैं। यानी ये अपना पहले ही फ्यूचर का जुगाड़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ठंडी में वहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, इस वजह से क्या करते हैं गर्मियों में ही अपना सारा इंतज़ाम कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी छत ठंड से बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखिए वहाँ का वेशभूषा और उनके मकान के बारे में बताया गया है। जैसे देखिए निचले वाले फ्लोर पे नहीं है, यहाँ पे जो आपका ये है इधर आपका कोई विंडो नहीं होगा, विंडो आपके ऊपर वाले फ्लोर पे होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड एक यहाँ का चांगपा है। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। एक्चुअली उसमें वो बच्चा है वो अपना बता रहा है, और लगभग 5,000 मीटर यानी 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे सोचिए, समुद्र तल से अगर 5 किलोमीटर की ऊंचाई आप वो कर रहे हैं तो कितना ऊपर जाएंगे आप। तो वहाँ के लोगों को यह मैदानी इलाका है और बिल्कुल सुनसान और पथरीला है। इनमें बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग चांगपा घुमंतु, वहाँ के चांगपा उनको जो ऊपर के लोग होते हैं जानवर वगैरह चढ़ाते हैं, घुमक्कड़ी जीवन जीते हैं और अपना रोजी रोटी चलाते हैं, उनको चांगपा कहते हैं। ठीक है, इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, और दूध मांस जैसे टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट के लिए ऊन आदि भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। मतलब जो भी इनकी अर्थव्यवस्था है किससे, आपके भेड़ बकरियों से ही। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये अपने टेंटो यानी तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं। देखिए रेबो से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेबो क्या है। ठीक है, और उसमें आपको मेंशन रहता है, आपको बताना होता है। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहाँ से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। इनके टेंट का डिजाइन ऐसे लग रहा था जैसे 1,000 साल से भी पुराना था। ये देखिए वहाँ पे एक याक जानवर होते हैं, और ये चांगपा लोग ऐसे ही अपना राइट साइड में दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं आप। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी, इसे चांगपा लेखा कहते हैं। ठीक है, ये जहाँ पे जानवर और बकरियाँ रखते हैं उनको चांगपा लेखा कहते हैं। और हर परिवार अपने जानवर के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज़ सुबह सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकाल कर, लेखा यानी उनका क्या है, जहाँ पे जानवर जैसे हम लोगों की तरफ बोलते हैं कि जैसे ये क्या नाम है आपका घेर वगैरह, जैसे साउथ पश्चिमी आपके
राज्य में बोलते हैं घेर वगैरह, जैसे अलीगढ़ और इधर राजस्थान की तरफ घेर वगैरह बोलते हैं। पूर्वांचल की तरफ इसको कुछ और बरदौल या पता नहीं क्या बोला जाता है, जो भी है, मतलब जानवरों के लिए बनाते हैं। ठीक है, लेखा आपको याद रखना है। बाकी क्योंकि एनसीईआरटी में आपका इसी से डाटा पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको याद रखना जरूरी है, न कि और बाकी विशेष का। ठीक है, और देखिए ये वहाँ के उनके जानवर हैं, ऐसे हैं इनके बारे में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पूछा जाता है, एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं है। मतलब जितनी गर्मी होती है उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं है। पश्मीना ये एक प्रकार की भेड़ वहाँ पाई जाती है, तो उनके बारे में बताया गया है, उन्हीं से निकलती है, इसीलिए पश्मीना साल इसको कहते हैं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों, भेड़ों और बकरियों से, दोनों से बनती हैं, दोनों होती हैं, खास नस्ल से, जो लगभग 5 किलोमीटर यानी 5,000 मीटर की ऊंचाई, या इसे को कह सकते हैं हम 5 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से नीचे यानी -40 डिग्री तक भी चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत सी बारीक और नरम बाल उगाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं, और ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के बाल, मतलब इतना है कि आप थिकनेस आप समझ सकते हो कि इसकी मोटाई कितनी है, कि इनके 6 बाल और आपके एक बाल के बराबर है, तो कितना पतला होता होगा। इसीलिए पश्मीना शालों को हाथों से ही बुना जाता है, किसी मशीन की डिजाइन में से नहीं। और ये देखिए भेड़ का कैसे बाल निकाल रहे हैं, और बकरी का, और ये रही आपकी पश्मीना शाल। पश्मीना शाल वाकई में बहुत हल्की होती है, बहुत गर्म होती है। अब आते हैं राजस्थान के मकान के बारे में। तो आपने देख लिया नॉर्थ ईस्ट का, असम देख लिया, फिर नॉर्थ वाला जो हमारा राज्य है आपका जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के बारे में देख लिया आपने। अब आ जाते हैं हम अपने पश्चिम राज्य जो राजस्थान है, सबसे पश्चिम गुजरात है वैसे, लेकिन राजस्थान पश्चिम है में है, तो इसके बारे में। तो ये हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, सिंपल सी बात है। राजस्थान सबको मालूम है कि थार का मरुस्थल वहीं है आपका, और वहाँ वर्षा बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। लोग यहाँ मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी तथा दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती, ये देख लीजिए आप। ये राजस्थान के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे मतलब अब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, अगर ये सीमेंट अगर वैसे घर बनाएंगे तो बहुत तपन होगी, और इसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, मोटी मोटी मिट्टी की दीवारों से बनाते हैं, और उसको झाड़ी वगैरह से वो कर देते हैं, उससे ठंडक रहती है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि मतलब कहाँ पे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश होती नहीं है कि बह जाएगा मिट्टी, या बाढ़ आती नहीं उतना, तो ऐसे इलाकों में ये बन जाता है। नेक्स्ट है आपका कश्मीर के मकान के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु, ये देखिए शिकारा इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है। और ऐसे ही हाउस बोट टूरिस्ट हेतु, मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जो शिकारा है क्या है, पहला तो यही क्वेश्चन बनता है। दूसरा, शिकारा किस लिए होता है और हाउस बोट किस लिए होती है। तो शिकारा जो है इन लोगों को घूमने के लिए होती है, जो यहाँ के लोकल होते हैं, और जो हाउस बोट होती है, टूरिस्ट होते हैं, उसको सजाए वजाए होते हैं, और ये घुमाने के लिए होती हैं। इसकी जो डायमेंशन दे रखी है, हाउस बोट 80 फीट लंबाई में और चौड़ाई में 8 से 9 फीट होती है। ठीक है, ये देखिए आपका इधर जो 80 फीट वाली है राइट में है, और ये जो छोटी वाली है जिससे ये लोग घूमते हैं अपना, ये छोटी वाली बोट है आपका क्या, शिकारा। नेक्स्ट है डल लेक व झेलम नदी दोनों श्रीनगर में है। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है। डल लेक कहाँ है, मतलब डल झील कहाँ है, और झेलम झील कहाँ है, तो दोनों कहाँ हैं, श्रीनगर में है। और डल झील से ही आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि यहाँ पे एक तरीके का वो पाया जाता है, मतलब एक टापू है, उसका नाम देखिए याद नहीं आ रहा, आगे उसका जिक्र है, देखेंगे बता देंगे आपको डल झील में, कि डल झील में ही वो टापू है। ठीक है, चार मीनार करके ऐसे कुछ नाम है उसका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाउस बोट खास डिजाइन बनाया होता है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। ये ख़त्म बंद भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। और कश्मीर में मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं और इन्हें डब कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे खिड़की जो है जैसे लग रहा है बाहर की तरफ है,
तो इन्हीं को डब कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका बकरवाल लोगों के मकान, मतलब जो ये बकरी चलाते हैं इनके मकान जो हैं उनको बकरवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं, ये बकरियां चराते हैं। नेक्स्ट है आपका दुनिया की छत, राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है। ये देखिए आपकी उसमें एक स्टोरी है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये तिब्बत से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। जिसे दुनिया की छत, तिब्बत जो है बहुत बड़ा पठार है, तो अब बहुत बड़ा पठार है यानी समतल चीज़ है, तो अब वो क्या लगता है जैसे कि छत की तरह है। तो किसका छत है? दुनिया का छत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपका पूरा इंडिया के ऊपर वाला जो पोर्शन थोड़ा बहुत वो पूरा तिब्बत और चाइना लिए हुए, ये रसिया का थोड़ा सा हिस्सा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मतलब वो पूरा उधर वाला एरिया जो होता है नॉर्थ में जो इंडिया का पड़ता है, इसीलिए इसको छत बोला जाता है दुनिया का। ठीक है। फिर नेक्स्ट है तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते। तिब्बत का पूर्वी भाग ऐसा है कि जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, उन जंगलों में पेड़ पौधे में पशु पक्षियों को दुर्लभ किस्से मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली तो कहीं लाल पीली तो कहीं काली। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें और इनमें पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, हम्म, देखिए यहाँ पे मानसरोवर झील है आपका। ये एक्चुअली में अब तो तिब्बत जो है चाइना के कब्जे में आ गया है, मतलब अ, बहुत साल हो गए, अब लगता नहीं है इतना जल्दी ये आज़ाद हो सकता है। तो खैर मानसरोवर झील है वहाँ पे, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, उस जिसको वहाँ पे जो तिब्बती लोग हैं सांगपो बोलते हैं। तो सांगपो ये आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है। ठीक है। और कहाँ पे बोला जाता है? तो तिब्बत में आप बता सकते हैं। ये देखिए बुद्ध जी का वहाँ पे बुद्ध बौद्धिस्ट वहाँ ज़्यादा रहते हैं तिब्बत में। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो, और ऊपर से तेज हवा ठंडी चल रही होती है, इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम कपड़े, गर्म कपड़े पहने रहते हैं। ठीक है। तिब्बती लोग को घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के भी घर बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आ सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ी झुकी होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर तिब्बत का सबसे बड़ा शहर ल्हासा है, जो 3.65 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। देखिए ये ल्हासा के बारे में है, जो तिब्बत के फेमस सिटीज़ में आता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा तिब्बतियों का दिल माना जाता है। ल्हासा के बारे में पूछ सकता है वो आपका। आपने भी सुना होगा कि जो ठंडी में तिब्बत मार्केट लगते हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर में, या अब तो धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर इंडिया लग रहे हैं। नहीं तो पहले ये जितने भी आपके बॉर्डर स्टेट थे वहीं पे लगते थे, उत्तराखंड वगैरह में, लेकिन अब क्या है दिल्ली में भी बहुत जगह लगने लगे हैं, और उत्तर प्रदेश में भी कानपुर में, आपका इलाहाबाद में, या जो बड़ी 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 सिटी हैं वहाँ पे तिब्बत मार्केट लगाते हैं ठंडियों के समय में ये। ठीक है। ये देखिए आपके ल्हासा के बारे में दिया हुआ है, और ये जो लटके हुए हैं मकान उसके बारे में है। अब आइए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिया जाता है। गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है। ये फैक्ट आपको, बहुत लोग गोबर जो गाय और भैंस वगैरह जानवरों के जो होते हैं जिससे उपले बनाए जाते हैं उससे बहुत लोग मतलब घृणा करते हैं, मतलब, लेकिन देखिए सोचिए इसमें क्या बात है, कीड़ा नहीं लगते हैं उससे ज़मीन पे। सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर है। ठीक है। जब भी आप हाईवे से जयपुर वाले रूट से आ रहे हैं या मतलब दिल्ली आएंगे, तो आपको बीच में मानेसर पड़ेगा, मानेसर के बाद आपको गुड़गांव पड़ेगा। ठीक है। तो उसी के बारे में इसका जिक्र है। देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि सर ये क्या आप पढ़ाते हैं। देखिए भाई, ये एनसीईआरटी में आपके जब
सिलेबस बन रहा था तो किसी ने इसी के बारे में केवल जिक्र किया, तो यही आपके भी एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इसीलिए लोग बार बार कहते हैं कि किसी प्रिपरेशन कर रहे हो आप यूपीएससी वगैरह का, तो आप एनसीईआरटी डाटा वो करो, आप प्रिफर करो। क्यों? क्योंकि यही चीज़ें पूछी जाती हैं। आपसे सोहना के बारे में पूछा है तो भिवाड़ी के बारे में आपसे नहीं पूछेगा, भिवानी के बारे में, पानीपत के बारे में, सोनीपत के बारे में आप कब से कभी नहीं पूछेगा। आपसे जब भी पूछेगा तो केवल सोहना के बारे में पूछेगा। सोहना कहाँ है? तो सोहना आपका हरियाणा में है। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। देखिए इस खान के बारे में पूछा गया है, ये एक खान है तो जो पाकिस्तान में। अब सोचिए आपके पास कोलार की खान है, उसके बारे में नहीं पूछ रहा है, इसी के बारे में पूछ रहा है। क्यों पूछेगा भाई? क्योंकि यही आपके सिलेबस में दिया हुआ है। बर्फ़ में इग्लू मकान होते हैं, जैसे बर्फ़ वाले जो एरिया होते हैं, जैसे लद्दाख वगैरह हो गया, जहाँ पे बर्फ़बारी हमेशा रहती है, तो वहाँ पे लोग बनाते जो घर हैं उसको इग्लू कहते हैं। और ये देखिए आपका इग्लू यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। और आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में हमारे देश का संविधान तैयार हुआ, इतना उसमें जिक्र है, इसी के बारे में है। आइए एक पॉइंट और आपको एक्स्ट्रा इसमें देख लेते हैं कि भूकंप को सिस्मोग्राफ से नापा जाता है, ठीक है, और रिक्टर स्केल पर मापी गई भूकंप की तीव्रता। अब देखिए दोनों चीज़ों में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो सिस्मोग्राफ है ये क्या होता है और रिक्टर। एक्चुअली में देखिए किसी चीज़ की आप क्वांटिटी नाप रहे हैं तो आप रिक्टर पैमाने पे, जैसे मान लीजिए कोई आपने इंच टेप ले लिया है और इंच टेप में आप सेंटीमीटर पे नापेंगे कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये चीज़ें वैसे ही आप रिक्टर स्केल पे नापते हैं, ठीक है। और जो सिस्मोग्राफ है जो पूरा इस चीज़ को भूकंप के बारे में अध्ययन करके बताता है कि मेजर करता है कितने का आया है, वो आपका क्या है? सिस्मोग्राफ है। दोनों में डिफरेंस। अब आइए जल्दी जल्दी फटाफट कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको कर लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गाय का गोबर से रिलेटेड है, सिंपल सी बात है। तो अब इसमें हो जाएगा कीटों को दूर रखने के लिए, ठीक है, चिकना साफ बनाने के लिए नहीं, खुरदरा नहीं, फर्श को प्राकृतिक नहीं, लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दिया गया पैराग्राफ पढ़िए। किस गांव के एक छात्र ने अपने घर के बारे में, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो भी हमने डिटेल डाटा लिया है सारा एनसीईआरटी से लिया, और एनसीईआरटी में बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, तो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है। जैसे अत्यधिक आपने सुना तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बत्ती जल जानी चाहिए किसके बारे में बात करने वाला है। 10 से 12 फीट, देखिए वहाँ पे मैंने बताया था 10 से 12 फीट, और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया 3 से 4, 3 से 3.5। मतलब ये चीज़ें आपको दोनों आंकड़ा आपको मालूम रहना चाहिए कि सेंटीमीटर और मीटर में कितने का वो है डिफरेंस। क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में मीटर से ना करके सेंटीमीटर से दिया है, सेंटीमीटर से ना दे के मीटर से दे दिया है, तो फिर आप फंस जाओगे। तो ये असम की बात कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा आपका? असम। कहवा, कहवा आपका कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है। कहवा एक्चुअली में नियरेस्ट लेट मतलब पास पास के अगर ऑप्शन दे देते जैसे हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ऐसे करके, तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाती। लेकिन ऐसे ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, आपके एग्ज़ाम में ऐसे आएंगे कि हाँ आप उनको कर सको। जैसे देखिए आपके ये नॉर्थ का स्टेट हो गया, कर्नाटक आपका साउथ का हो गया, असम आपका ईस्ट का हो गया, पश्चिम बंगाल भी आपका सेंट्रल में आया था ईस्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। नेक्स्ट है किसी क्षेत्र में गांव के लोग अपने घरों में मोटी दीवार बनाते हैं, तो आपने पढ़ा था कि मिट्टी से बनाते हैं, कहाँ? राजस्थान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान। नेक्स्ट है आपका डल झील स्थित है, तो डल झील सिंपल सी बात है राजस्थान में होगी नहीं, आपको मैंने बताया था डल झील कहाँ, श्रीनगर में। तो इसका लास्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। प्रसिद्ध, देखिए हाँ इसी को मैं कह रहा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है। चार मीनार पूछ देता, चार मीनार क्या है? तो ये एक द्वीप है, द्वीप या कह सकते हैं ये टापू है, ठीक है। ये जो आपका डल झील है कहाँ पे? श्रीनगर में। तो जब डल झील में जाएंगे तो बीच में एक टापू है, उसका नाम चार चिनार रखा गया है, ठीक है। तो इसी को मैं ऊपर पहले इसी के बारे में जिक्र कर रहा था। शिकारा टूरिस्ट को घूमने हेतु किस राज्य में प्रयोग किया? शिकारा बताया था आपको, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है आपका त्यौहार के बारे में, तो आइए देखते हैं। पहला है चिराओ नृत्य। चिराओ नृत्य मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम में पक्की फसल को
घर तक पर पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है, ऐसे ऐसे है। ये आपका देख लिए दृश्य है चिराव के बारे में। और बांस की डंडी को लेकर दो दो लोगों को जोड़ी आमने सामने बैठती हैं ढोल और ताल के साथ। तो ये है आपका। नेक्स्ट है बिहू। बिहू आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्यौहार है। इसके बारे में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है। ये असम का त्यौहार पहले तो देख लीजिए। प्लस चावल की फसल की कटाई, यानी चावल जैसे कटता है तो बिहू त्यौहार मनाया जाता है। एक्चुअली में बिहू यहाँ पे कई तरीके के हैं, लेकिन हर फसल के बाद मनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जिक्र केवल हम बात कर रहे हैं आपका असम में, तो ये ठंडियों में ही मनाया जाएगा। बिहू त्यौहार के दौरान बांस का भेला घर बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो है इसी को भेला कहेंगे। सेवा चावल रात्रि को बिहू कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है, ठीक है। देखिए ये केला का पत्ता है, उसी से ढक के चावल में डाल के देखिए काजू वगैरह डाल के बनाया गया है। और वहाँ पे बिहू पर औरतें पाट और मूंगा की मेखना चादर पहनती हैं, ठीक है। ये मेखना चादर है, तो ये मेखना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कई बार कि मेखना की जो चादर है कहाँ पे पहनी जाती है, तो आपका असम में पहनी जाती है। नेक्स्ट है पोंगल त्यौहार के बारे में। पोंगल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्यौहार है आपका। इनके बारे में देख लिए। पोंगल एक शाब्दिक अर्थ ओवर स्पिलिंग है। इसे बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण यहाँ कहा जाता है, ठीक है। और ये रहा कोलम का चित्रण, झूला और खाना पकाना आवश्यक है। दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहारों में से एक है पोंगल, और यह साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है और लगभग 4 दिनों तक। तो पोंगल जब भी बात किया जाएगा कि आपका पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। आज जितने भी सारे त्यौहार हैं मैक्सिमम इस समय जो हम जिनका भी जिक्र कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, आपका त्यौहार पे ही मनाए जाते हैं। जैसे देखिए बैसाखी का त्यौहार, पंजाब में आपने सुना होगा भांगड़ा वगैरह बजता है, तो पंजाब में फसल की कटाई पर बैसाख त्यौहार, ठीक है, बैसाखी का त्यौहार। नए बसंत की शुरुआत और हिंदुओं के नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। तो ये चीज़ है। ओणम का त्यौहार केरल, ठीक है। ये ओणम याद रखिएगा आप, अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। इनका कभी कभी महीना पूछ देता है और हिंदी महीना भी पूछ देता है, तो ये चीज़ें आपको रखना याद रखना जरूरी है। महीने में मनाया जाता है। 10 दिवसीय फसल है। देखिए यहाँ भी फसल का जिक्र है, मतलब ये जितने भी है फसली त्यौहार हैं। तो ओणम कहाँ का आपका, केरल का, ठीक है। ये वहाँ के कुछ निमोनिक्स के तौर पे मैंने चित्र ले लिया है जिससे आपको याद रहे। नेक्स्ट है आपका उत्सव के लिए नृत्य और बल्लमकली नामक एक सांप नौका दौड़ अरनमुला बोट रेस प्रतियोगिता की जाती है। ओणम के 10वें या अंतिम दिन को थिरुओनम कहा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और केरल की संस्कृति में सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि थिरुओरम किस त्यौहार से रिलेटेड ये पूछ देता है, तो आपको याद रखना है ओणम से रिलेटेड है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में, भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में अगर क्लासिकल जो भी आपका डांस पूछ देगा तो उसमें सबसे पुराना क्या है, आपका भरतनाट्यम है। भरत मुनि से रिलेटेड है ये। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित और प्रसारित किया गया था। तमिलनाडु में रहने वाले रोज सुबह फर्श पर कोलम बनाते हैं, ठीक है। कोलम मतलब वही जो डिजाइनिंग होती है, जो हमारे यहाँ बोला जाता है कि चौका पूर रहे हैं या जो भी है, तो वैसे ही अपना ये बनाते हैं। उड़ीसी भारतीय राज्य उड़ीसा की एक शास्त्रीय नृत्य है। कुछ यहाँ पे नृत्य हैं, ठीक है, जो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आपको किसी न किसी एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक अगर शास्त्रीय नृत्य देखने को मिल सकता है। जैसे कर्नाटक का आपका यक्षगान है, केरल का कथकली है, पंजाब का गिद्धा भागड़ा है, गुजरात का गरबा है। देखिए गुजरात का गरबा बहुत डांडिया के समय में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि डांडिया और गरबा ये कहाँ पे होते हैं, तो दिवाली वाली के समय में और नवरात्रि में यहाँ गरबा किया जाता है, ठीक है। और राजस्थान का घूमर याद रख सकते हैं,
और घेवर वहाँ का बहुत फेवरेट एक मिठाई है, तो वैसे ही घेवर से घूमर याद रख सकते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का बहुत फेमस शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु भरतनाट्यम अभी आपको ऊपर बताया, उड़ीसा का उसी के नाम से है, उसी राज्य के। हरियाणा का धमाल और घूमर, देखिए घूमर वहाँ पे भी है, ऊपर भी है राजस्थान में। तो राजस्थान और हरियाणा की संस्कृति कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मिलती है, क्योंकि ये आपके बॉर्डर शेयरिंग राज्य हैं। महाराष्ट्र का लावड़ी और तमाशा है। नागालैंड का बास नृत्य है, और उत्तर प्रदेश का कथक है। देखिए कथक और कथक कली में आपको कंफ्यूज नहीं होता, ये कथक केवल है, ठीक है। और ये आपका कथक कली है, कथक कली केरल। चलिए आइए जल्दी से देख लेंगे। चावल की फसल कटाई पर बिहू का त्यौहार आपको मालूम है, असम तीसरा हो जाएगा इसका आंसर। बिहू का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये चावल वावल कटने पे मनाया जाता है, तो जनवरी, आई थिंक जनवरी के आसपास मनाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका चमकता सितारा। देखिए ये नया सिलेबस आपके एनसीईआरटी में बच्चों के लिए ऐड हुआ था। जैसे हम लोग जब बचपन में हम पढ़ते थे, तो हम लोगों को एक देश की महान विभूतियों के बारे में पढ़ाया जाता था, जो मतलब वाकई कुछ महान काम किए होते थे। तो वैसे ही ये लेटेस्ट इस समय नया गवर्नमेंट के हिसाब से ये चमकता सितारा करके और एक सिलेबस में जोड़ दिया गया टॉपिक। तो अनीता कुशवाहा के बारे में पढ़ते हैं। अनीता कुशवाहा के बारे में कुछ पूछ सकता है कि मैं मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचाहा गांव में रहती हूं, जो बिहार में है, ठीक है। तो इनके बारे में है, इनके माता पिता के बारे में अपने बताई हैं। तो इतना पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है हमें, केवल ये कॉलेज में पढ़ती हैं। मधुमक्खी पालन से इनका रिलेशन है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और अनीता होलसेलर बनना चाहती थी, जिससे मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। देखिए ये पढ़ती थी साथ में, और यहाँ पे मधुमक्खी पालन भी कर रही हैं, इनको ये शौक है। नेक्स्ट है, एक्चुअली में देखिए गवर्नमेंट इस समय नारी सशक्तिकरण, ठीक है, वीमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा बल दे रही हैं। तो इसलिए थोड़ा गांव गांव से जो भी मतलब ऐसी स्टोरीज़ हैं जो लोगों को, बच्चों को मोटिवेट कर सकती हैं पढ़ाई के लिए, या कुछ नया इन्वेंशन करने के लिए, या कुछ ट्रैक से हट के काम करने के लिए, उसके लिए ये ज़्यादा जोर दे रही है सरकार, ठीक है। तो नेक्स्ट है सूर्यमणि। सूर्यमणि, ये लड़की की ज़िंदगी स्कूल जाकर बदल गई, ठीक है। एक्चुअली में ये एक जनजाति से रिलेटेड और एक जंगल से रिलेटेड महिला रहती हैं, और ये कभी वहाँ के लोग स्कूल वगैरह नहीं देखे रहते हैं। तो ये जब जाती हैं तो इनको लगता है कि नहीं, हम लोग कितने बैकवर्ड, हमें तो कुछ नहीं आता है। तो उसी से रिलेटेड है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्योंकि देखिए इनके बारे में केवल लिंक देगा, कहाँ से किसका रिलेशन मैचिंग में आ सकता है या स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो जैसे पहला हमने पढ़ा उनके बारे में, तो ये कहाँ मुजफ्फरनगर की है, लेकिन मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है। बस इनके बारे में इतना ही पढ़ना है। अनीता कुशवाहा के बारे में, मुजफ्फरपुर की हैं, ये बिहार में पड़ता है। आपको मालूम होगा मुजफ्फरपुर ही लीची के लिए फेमस है, और लीची में मधुमक्खी पालन का आपको बहुत बड़ा वहाँ पे का वो हैं, सब क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन के स्टोर्स हैं। आपका मधुमक्खी पालन भी आपके सिलेबस में है, हम आगे उसको डिटेल में देखेंगे, जहाँ चैप्टर आएगा वहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती है, उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल में जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार बेचता है, ठीक है। उनकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी, मतलब काफ़ी गरीब थी ये, ज़मीन से जुड़ी थी एकदम। बिशनपुर गांव में घने जंगल में जहाँ एक स्कूल था, सूर्यमणि इसी स्कूल में पढ़ी। बाद में उसने कॉलेज से बीए किया। सूर्यमणि 21 साल की थी तो उसने बासवीं दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला है। उसने इस जगह का नाम तोरांग रखा। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तोरांग आपने पढ़ा होगा, इसमें जंगल का एक पर्यायवाची होता है, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो तोरांग ये जंगल से रिलेटेड है, तो इनके बारे में पूछता है कि तोरांग क्या है। तो तोरांग वही आपका जंगल, कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, देखिए, ठीक है। तो आप हिंदी जिन लोगों की अच्छी होगी तो वो लोग इसका मतलब निकाल लेते हैं। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि ने किया था, और एक पत्रकार भी थी। इनके बारे में वही पूछ देगा कि सूर्यमणि ने किया था, जो एक पत्रकार थी। तो इसके बारे में कौन किया है, तो जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड से रिलेटेड है, और तोरांग यहाँ का जंगल, तोरांग का मतलब जंगल होता है। अब यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, जंगल कानून जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें,
जितना भी आप स्टार लगाना चाहे लगा सकते हैं। और इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि 2007 में जो कानून आया था आदिवासियों के लिए, उसमें क्या कंडीशन थी। तो उसमें जो कंडीशन थी ये थी आपका कि कम से कम 25 साल से जो जंगल में रह रहा है वो वहाँ का जंगल और उससे पैदा होने वाले चीज़ों का हकदार है, और उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनका ग्राम सभा का करे, ठीक है, उनकी ग्राम सभा ही करेगी, जो मतलब लोग होंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी जंगल का कानून है, पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका नारी सशक्तिकरण में आगे पढ़ते हुए हम देखेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। बचपन में उनकी खेलकूद में रुचि थी, खासकर तैराकी, लेकिन बन गई हेलीकॉप्टर पायलट, ठीक है। सुनीता विलियम 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स। देखिए वहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली में ग्रेविटी वगैरह होती नहीं है। इन लोगों के बाल उड़ते हैं, ये लोग भी उड़ते हैं। पानी वगैरह पीना होता है तो ये लोग अपना पाइप वगैरह से पीते हैं। ये इनका फिगर है वहाँ का। अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गई, जहाँ से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत व सुंदर दिखती है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे। एक क्वेश्चन पूछ देता कि पहला आदमी जो चांद पर उतरा हो। तब सुनीता विलियम 5 साल की थी, मतलब जब 69 में ये गए थे तब ये 5 साल की थी। तो कुछ न कुछ इन उसके बारे में मोटिवेशन मिला होगा, तभी तो इस फील्ड में गई ये भी। और नेक्स्ट है, बच्चों ने सुनीता से सवाल किया कि आप क्या बनना चाहोगी। तो सुनीता ने कहा शिक्षिका, ताकि बता सकूं कि विज्ञान और गणित मेरे ज़िंदगी में कैसे जुड़े, ठीक है। आइजक एसीमो द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ वी फाउंड द अर्थ इज़ राउंड के बारे में बताया गया है सदियों में इंसान ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा था। मतलब ये बुक है, इसके बारे में जिक्र है। ये हैं ये लोग बाल, जैसे देखिए मैंने इसी का जिक्र आपसे किया था, बाल खड़े के खड़े काम करते हुए भी न करें परेशान, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे आपका जो भी मिसाइल है और ये जो यान है ऐसे उड़ाए जाते हैं। और देखिए ये इन लोगों का वहाँ पे कैसे रहते हैं लोग, क्योंकि ग्रेविटी होती नहीं है तो ये ऊपर ही ऐसे जाके चपक जाते हैं, ऐसे सोते हैं। बछेंद्री पाल नेक्स्ट हैं। बछेंद्री पाल एक आपकी माउंटेनर वो हैं, माउंटेन चढ़ने वाली। बछेंद्री पाल गढ़वाल से आती हैं। गढ़वाल आपका वही उत्तराखंड के जो राज्य है उसी से रिलेटेड है, जो भी एरिया है। 1984 में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु इनको चुना गया था। और ये है सागर माथा। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, जो जो इसमें इम्पोर्टेंट है। मैं वैसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, बाकी मैं इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है इसको बता दे रहा हूँ। नेपाल में माउंटेन एवरेस्ट को क्या कहते हैं हम, सागर माथा कहते हैं, ठीक है। और इसकी लगभग में ऊंचाई आपकी 8,900 इतने मीटर है, 8.9 मीटर के आसपास। एक्चुअली में इसका 88 करके कुछ 86 है, 88-86, लेकिन लगभग में यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, वह विश्व की 5वीं महिला बनी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी उस समय तक। विश्व की 5वीं महिला बनी जो एवरेस्ट पर गई। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। मतलब इंडियन पूछेगा तो पहली हैं और बाकी वो 5वीं हैं। और देखिए इनके गुरु जो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। एक्चुअली में सिलेबस में यही दिया है, वहाँ पे इतना मेंशन किया है तो इसको हम यहाँ बता दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और इनके पापा पुलिस हवलदार थे, वहाँ से इनको मोटिवेशन मिला और ये अपना उठाने लगी। और 130 केजी का, इनके बारे में ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ये बार बार पूछ देता कितने किलो का वो वेट उठाती थी, तो 130 किलो का। और इन्हें भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं, ठीक है। और उनकी 4 बहनें भी थीं और चारों भी वेट लिफ्टर हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ये नया आपका सिलेबस में जुड़ा है, इनके बारे में। वहीदा ये नौसेना में डॉक्टर हैं, नौसेना में समुद्री जहाज़ के काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले की थन्ना मंडी नामक छोटे से गांव की हैं, ठीक है। और पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। और जब परेड होती है तो लीडर के पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड को 36 निर्देश देने होते हैं। ये चीज़ें हैं। अब देखिए ये इनका दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी, ग्रुप लीडर जो
को जो बातें बताई गई थी, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर भी आगे बढ़ना, जो चले गए न पाए उन्हें हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, और सबसे बड़ी बात तो यह कि ग्रुप में किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सज़ा भुगतने को तैयार रहना। ये चीज़ें हैं आपका, मतलब कहीं आप किसी ट्रिप वगैरह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे बात की गई है, जैसे आप माउंटेन लिफ्टर हैं, मतलब वहाँ चढ़ रहे हैं वगैरह से, इससे क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो चांद से जुड़े हुए कौन कौन से त्यौहार मनाए। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, आपका केवल सीटेट के लिए नहीं। मैंने अभी आपको ऊपर इसका जिक्र किया था कि कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो हिंदी मतलब महीनों के हिसाब से मनाए जाते हैं, जैसे होली है, बुद्ध पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, राखी पूर्णिमा है, जन्माष्टमी है, रथ यात्रा है, शिवरात्रि अमावस्या से एक दिन पहले मनाए जाते हैं, दिवाली अमावस्या के दिन मनाई जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नासा में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने का यान से बाहर निकलने का चित्र कब जारी किया। तो ये आप ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, थियरी इसको पढ़ के कर सकते हैं, आसान है क्वेश्चन, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं ऊपर की इन्फॉर्मेशन से। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जितना भी मैं आपको कुछ अलग मिलेगा जो आप नहीं कर सकते हैं उसको मैं यहाँ डिस्कस कर लूँगा। देखिए माउंटेन एवरेस्ट का एक भाग भारत का, तिब्बत का, नेपाल का, म्यांमार का, तो नेपाल का है भारत ये माउंटेन एवरेस्ट। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं तो आपकी कौन है, कड़मलेश्वरी हैं। गणतंत्र दिवस पर परेड में कितने तरीके के निर्देश होते हैं, ये आपका वहीं 36 पढ़ा था आपने। और लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म आपको मालूम है जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। तो ये था क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो उनसे बनाए गए हैं या कुछ प्रीवियस ईयर के हैं, लेकिन हाँ इनके आंसर आपको वहाँ मिल जाएंगे। देखिए अभी ऊपर हमने जिक्र किया था मधुमक्खी पालन का, आया था जो आपकी मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी, कुशवाहा थी, उनको जब बता रहे थे कि ये कैसे कैसे प्रॉपर्टी है इनकी, क्या करती हैं, तो उसी में जिक्र किया था। तो भोजन के बारे में पहला जिक्र करते हैं मधुमक्खी पालन, ठीक है। अब मधुमक्खी पालन के बारे में बताएंगे। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, ठीक है। इनमें एक रानी मक्खी होती है और छत में कुछ न कुछ ड्रोन होते हैं, कुछ नर होते हैं, मतलब कुछ मक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। देखिए मधुमक्खी को क्यों हम सामाजिक प्राणी बोलते हैं, आपने कभी इसके बारे में सोचा है? नहीं, तो मैं बता देता हूँ। देखिए सामाजिक का मतलब क्या होता है, सबको एक साथ लेकर चलना। समाज में जितने लोग रह रहे हैं उनको सामाजिक का मतलब यही हुआ कि सबको उसी भाव से, बराबर भाव से देखना, न ऊंच नीच, न गोरा काला, न मोटा पतला, न आगे पीछे, न गरीब अमीर, कुछ ही का भेदभाव न करके साथ में रहना। जैसे मक्खी को देखा होगा आपने, जो वैसी नॉर्मल गंदी मक्खियाँ होती हैं वो कभी झुंड में नहीं आती हैं, ठीक है, वो अपना पर्टिकुलर अपना राग अलापती रहती। तो वैसे ही ये जो मधुमक्खी हैं ये हमेशा देखे होंगे आप छत्ते पे एक साथ रहेंगी, कहीं जाएंगी इनका रहेगा तो मधुमक्खी हमेशा भौरे पे हैं तो वहाँ फूल पे मडराएंगी, तो सारी एक साथ रहती हैं। तो ऐसे ही है, इनको एक साथ रहते हैं, तो इनको सामाजिक का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इसमें कई तरीके की मधुमक्खियाँ होती हैं, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। मधुमक्खी ज़्यादातर लीची के फूल, जैसे वहाँ पे लीची का मैंने बताया था आपको कि वो लीची के मधुमक्खी पालन कर रही थी, मुजफ्फरपुर में लीची बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पे उसी का जिक्र था, तो मैंने ये चीज़ आपको डिस्कस किया था। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ये वाला पॉइंट, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कब फूल खिलते हैं। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती हैं। ये दोनों पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर मधुमक्खी का मैं बताऊं कि 4 पॉइंट आपको मैं बताना हो कि इंपॉर्टेंट क्या, पहले तो मधुमक्खी कहाँ पे होती है, तो आपका मुजफ्फरपुर में। दूसरी मधुमक्खी कह रहे हैं जो लीची होती है। दूसरा ये जो मधुमक्खी पालन है ये आपका फूल कब खिलता है, तो फूल आपका फरवरी में खिलेगा। जो अब इसके अंडे देते हैं ये लोग, ये मधुमक्खियाँ जो अंडे देती हैं वो कब देती हैं, ये आपका अक्टूबर से दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी आपका आ ही जाएगा। तो यही 2 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने अंडे देती हैं, और उसके बाद जनवरी से इनके फूल खिलने लगते हैं लीची में। अपना वहाँ जाके फिर जैसे बच्चे दे देती हैं उसके बाद वहाँ चली जाती हैं। छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खी तथा
बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जब मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करती हैं। देखिए, इससे ये बताती रहती हैं कि हाँ, यहाँ पे कुछ। आपने भी सोचा होगा कि हमने यार ऐसी जगह पे कोई सामान रख दिया, चींटी कैसे पा जाती हैं या कोई मक्खी कैसे पा जाती है, तो उनको जानते हैं, इनका इनका सेंसर इतना तगड़ा होता है कि ये पता लगा लेती हैं। ठीक है, और दूसरों को भी बता देती हैं। देखिए, जैसे ऐसे हैं, इसमें दिखाया गया है कि ये हैं, अब इनको इन्होंने बता दिया कि अब इसमें ख़त्म हो गया है, तो अब ये ऐसे ऐसे करके ये बता रहा है। और वाटर है, ड्रोन है और एक क्वीन है। इनके बारे में, तीनों के बारे में। मधुमक्खी पालने हेतु बॉक्स का प्रयोग होता है जिसकी कीमत 2,000 रुपये होती है। एक बॉक्स विच कॉस्ट टू। चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं उसमें। ठीक है, दवा भी छत्ते को साफ करने हेतु काम आती है। शहद के एक बक्से में लगभग 12 किलो शहद मिलता है। मतलब 2,000 रुपया अगर आप लगा रहे हैं तो आप 12 किलो शहद निकाल सकते हैं। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल। देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि जब मधुमक्खियाँ काटती हैं तो हमें जो लगता है, छरछराता है या भभाता है, तो क्या होता है, तो फार्मिक एसिड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, इसे डंक के असर को कम करने के लिए चूना, साबुत, लोहा लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है सामाजिक कीट के बारे में। चींटियाँ, दीमक, ततैया, ये सब समूह में रहते हैं, ये सामाजिक प्राणी हैं। इनके डंक में फार्मिक अम्ल इसमें भी होता है। चींटी भी एक कीट है। चींटी सिपाही बिल का ध्यान देती है। सिपाही सिंपल सी बात है, आपके सिक्योरिटी का काम आता है, तो इनका काम रहता है ये। देखिए, आपको अगर इसमें वीडियो में थोड़ा बोरियत लगे, देखिए है तो यही आपका, मुझे ऐसा तो है नहीं कि 4 क्वेश्चन लाया, कराया, थियोरी पढ़ाया। ये चीज़ें आपको बेहद नोट्स, मतलब आपको किसी कोचिंग या किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा लगे कि नहीं बोरियत हो रहा है, तो आप हाई स्पीड पे करके देख सकते हैं। 1.5 2 ऐसे करके देख सकते हैं, 2x पे करके देख लीजिए। लेकिन ये चीज़ें यही आएंगी, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब उसका कोई रीज़न नहीं। अब इसमें बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें केवल आपका जो थियरी पार्ट है, इसको यही कर सकते हैं। बाकी तो कराने को मैं 10 क्वेश्चन लाऊं, एक टॉपिक पढ़ाऊं, हाँ इससे आएगा, इससे आएगा, ऐसे ऐसे नहीं होती है। ठीक है, वो क्वेश्चन करके आप टाइम पास कर सकते हैं। आप अपना कंसेप्ट क्लियर इसी से कर सकते हैं। जब तक आप कोई भी चीज़ पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलिए, खैर, चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखती हैं और चींटियों की 3 जोड़ी टांगें होती हैं, यानी 3 जोड़ी का मतलब 6 हो गई। ठीक है, और ये देख लीजिए आप, ततैया वगैरह के बारे में है, इनके बारे में बताया गया है, सब एक ही कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट है आपका झूम खेती। झूम खेती करने का तरीका जो पहाड़ों पर मिजोरम में होता है, यानी ये नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हैं राज्य, मिजोरम हो गया, नागालैंड, सिक्किम जैसे, तो यहाँ पे होते हैं पहाड़ी एरिया में। लॉटरी द्वारा खेती का ज़मीन के प्रथा देने को झूम खेती कहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, वहाँ पट्टे जैसी खेती होती है, जैसे कोई ज़मीन है उसका बोली लगता है, लोग लगाते हैं, और इस साल ये किया, दूसरा अगले साल हो सकता है कोई दूसरा करेगा। और वहाँ पे सीढ़ीदार खेती होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिंपल सी बात है, पहाड़ है तो पहाड़ ऊंचा नीचा होता है, तो वहाँ पे कैसे होंगी, तो ऐसे सीढ़ीदार बनाई जाती है। प्लस झूम खेती में होता है कि आज यहाँ बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको जला देते हैं, छोड़ देते हैं जंगल, फिर दूसरे जगह जंगल काटते हैं, फिर वहाँ बनाते हैं, ऐसे करके शिफ्टिंग खेती उसको कहते हैं। झूम खेती में एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक, देखिए वही मैं बता रहा था, यही चीज़ आपका यहाँ पे बताया गया है कि ज़मीन को कुछ साल के लिए छोड़ हेतु आराम करने देते हैं ताकि ज़मीन की उर्वरता शक्ति बढ़े। इस जगह को बांस या जंगल उगाता है, जो उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं, और जलाने से वही राख वगैरह बनता है, तो उससे वो उसका काम करता है। देखिए, जैसे लोग जंगल उंगल झाड़ी आ गई, इसको जला दे रहे हैं, और यहाँ पे मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है। और ये देखिए, यहाँ पे बीच वाले जो डायग्राम हैं, इसमें आपका दिखाया गया है क्या, सीढ़ीदार खेती ऐसे ही बनाते हैं वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट है मिर्च और चावल बोए जाते हैं यहाँ पे। जनरली बारिश वारिश होती है यहाँ पे ज़्यादा, तो बोए जाते हैं। इस जगह पे लोगों, आदिवासी को खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिन्हें टीन कहते हैं। देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टीन। टीन क्या है, तो टीन आपका कृषि से रिलेटेड एक यूनिट है। मतलब जैसे हमारे तरफ बिस्वा, बीघा और ऐसे चलता है, वैसे वहाँ पे टीन है, मतलब उसकी यूनिट टीन है, कि मतलब इतने
टीन दिया, इतने आवंटित की गई। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, ठीक है, ये है। चिराओ मिजोरम का नाच है, यानी क्या है आपका, डांस है, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका, मिजोरम में बांस के बर्तन, कप, जैसे देखिए ये सब बनाए जाते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। यही है वहाँ पे नेचुरल, मतलब आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, जब इधर जाएंगे तो आपको असली दुनिया समझ में आएगी कि हाँ, हम लोग कैसे ऐसे एरिया में, मैदानी एरिया में रहते हैं जहाँ लोग गंदगी फैलाते हैं और नेचर का कोई ध्यान ही नहीं है। पता चलता है सब्जी लेने पहुंच गए हाथ डुमाते हुए, फिर पॉलीथीन में लेके आए, पॉलीथीन फेंक दिए, पॉलीथीन कहाँ जा रही है, कितना वेस्ट हो रहा है, कितना उससे प्रदूषण फैल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि पर्यावरण सबके सिलेबस में है। सोचिए, ये पर्यावरण जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, कक्षा 3 से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसका कभी जिक्र नहीं होता है कि हाँ, बच्चा को बताया जाए कि हाँ बच्चा ऐसा करो। आप कभी भी घर से आप कपड़े का चाहे कोई ऐसा यूज मतलब झोला वगैरह लेके जाओ, मार्केट में सब्जी लाने, कोई सामान लेने जा रहे हो तो आप घर से लेके जाओ, और उस साइकिल का जितना कम से कम यूज करो तो प्रदूषण कम होगा। तो लोग समझाने लगते हैं कि अरे जब कंपनी बनाएगी नहीं तो हमको क्यों लेंगे, लोग बेचते हैं तभी तो हम लेते हैं। देखिए, कंपनी आपके डिमांड के ऊपर है, आप डिमांड ही कम कर दो, कंपनी नहीं बनाएगी। जब सब्जी वाले को मालूम चल जाएगा, जब दुकान वाले को मालूम चल जाएगा कि आपके पास क्या है, आप इतने जागरूक हैं, ये लोग झोला लेके आते हैं, तो उसका भी पैसा बच रहा है ना। वो भी क्या सोचते हैं, आप पैसा वो अपने घर से देता है, वो भी उसका पैसा आपने जोड़ लिया रहता है। आप किसी भी मॉल में जाइए, बैग का धीरे से 5 रुपया जोड़ लेते हैं, 3 रुपया जोड़ लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। खैर, इस पे हम बहुत बहस कर चुके हैं लोगों से, लेकिन अब समझा नहीं सकते। लेकिन हाँ, इतना है, आप लोगों से यही आग्रह है, जी जो लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम इतना करें कि कम से कम प्लास्टिक का यूज करना सीखें, ठीक है। आप कहीं भी जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, तो आप दूध के लिए आप थैला लेके जाइए, थैले में रख लीजिए, उससे प्लास्टिक लेने की क्या ज़रूरत है। जहाँ इमरजेंसी है, जहाँ लगता है कि प्लास्टिक यूज करना ही है, वन टाइम जो प्लास्टिक यूज करते हैं हम, तो उसको कम से कम यूज करिए, ठीक है। जहाँ एकदम नेसेसरी है वहाँ के लिए हम कहेंगे ही नहीं, वहाँ तो भाई सिंपल सी बात है, आप करेंगे ही। लेकिन हाँ, कोशिश करिए प्लास्टिक कम से कम यूज करें। और ऐसा तभी होगा जब आप कहीं घूमने जाएंगे ऐसे प्लेस पे जहाँ देखेंगे, आप इंदौर चले जाइए, मध्य प्रदेश में इंदौर चले जाइए, आप देखेंगे कि वहाँ कहीं एक मतलब जो टाफ़ी की जो पॉलीथीन होती है, छोटी सी रैपर, वो आपको नहीं दिखेगी, इतनी सफाई है वहाँ पे। ये कैसे चीज़ें आएंगी, कैसे, मैं बता रहा हूँ, मैं गया हूँ, मैं देखा हूँ, और ऐसे चीज़ को एहसास किया हूँ। तो लोग, जब तक कोई घूमेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, या किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेगा, तब तक नहीं समझ सकता है। खैर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुमक्खी पालन के विषय में क्या कथन सही है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका जनवरी से मार्च है। हाँ। लीची के फूल मधुमक्खियों में लुभाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। तीसरा भी सही है। और मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी। तो इसमें आपका 4-3-2 शुरू करने का अच्छा समय जनवरी नहीं, जनवरी से मार्च नहीं है, ये आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, अक्टूबर से शुरू होता है। गलत है, पहला गलत है, यानी आपका ये सही हो जाएगा, ए, मतलब फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि इसमें ये सही है, ये सही है, ये सही है, और आपका ये पहला वाला क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसमें ए पार्ट सही हो जाएगा। मधुमक्खी पालन के हेतु बक्से का प्रयोग करते समय उसमें मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए क्या डालते हैं, तो चीनी का घोल डालते हैं, ये तो सिंपल सी बात है, आपको मालूम ही है। और देखिए, वही बिहार के गाँव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करने का सही एकत्रित करके एक कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है, वही अक्टूबर से दिसंबर, आपको ऊपर बताया ही था। और भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती, देखिए जो आपकी झूम खेती है, झूम झूम खेती को ही स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। तो जैसे ही आपने ध्यान से सुना होगा, तो मैंने आपको हमेशा नॉर्थ ईस्ट ही बताया है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तरी पूर्वी जो हमारे राज्य हैं, 7 सिस्टर्स में आते हैं, वही हैं आपके, जिसमें सिक्किम नहीं आता है 7 सिस्टर्स में। 7 सिस्टर्स में आपको याद हो तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर,
त्रिपुरा, ये 7 आते हैं। ठीक है, मेघालय 7 आते हैं। 7 सिस्टर इनको कहा जाता है। 7 सिस्टर में कौन नहीं आता, तो सिक्किम के बारे में बार बार एग्जाम में पूछता है, सिक्किम नहीं आता है। मिजोरम की योजना झूम खेती के विषय में, देखिए झूम खेती से रिलेटेड आप इसको पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं आंसर। ठीक है, ऐसे ही आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए आपको बार बार ऐसी प्रैक्टिस कराई जा रही है कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, ऐसे करके। तो इनकी बाकायदे आप प्रैक्टिस, सिपाही चीटी के बारे में वही है, अंडे का ध्यान देना, रखवाली करना, तो इसका दूसरा हो जाएगा। और ये है क्वेश्चन, हमारे देश के जंगल में उस जंगल के लोग आदिवासी, मतलब ये उसके रिलेटेड है जो आपका तीन कहते थे, तो उससे रिलेटेड है। चलिए ठीक है, तब ये आपका पर्यावरण कानून है, तो इसको पढ़ा जाएगा अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वन संरक्षण सारे जितने भी आपके आंदोलन वगैरह हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो लोगों को मतलब लगता है कि इतना टाइम टेकिंग है, तो इसी हिसाब से उसका ध्यान रखते हुए, क्योंकि हम समझ रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में हम भी रहे हैं, तो इसलिए हमें मालूम है। तो चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दी, क्योंकि जुलाई ज़्यादा दिन नहीं है, ये आपका मई चल रहा है, मई के बाद फिर जून आएगा, जून के बाद जुलाई, कब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पे ईवीएस का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा, ईवीएस की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, और उनकी भी वीडियो जैसे इनकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम उनकी मैथ की भी लाएंगे, हिंदी की भी लाएंगे, साइकोलॉजी की भी लाएंगे। तो क्योंकि इन्हें बनाने में टाइम लगता है, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपको जल्द ही सारा मटेरियल मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं एक टेलीग्राम चैनल भी बनाने जा रहा हूँ, और उसी टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको डाल दी जाएंगी। जो लोग चाहेंगे तो इसका प्रिंट आउट निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यही कहूँगा कि आप बार बार वीडियो को आप देखते रहिए। और चूँकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें जाता कि आपका जियो फ्री है ही, तो अपना जो भी है अपने लिए डाटा बचा के रखिए पढ़ाई के लिए। और यूट्यूब पे जब चीज़ें फ्री मिल रही हैं, तो आपको फ्री में लेने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।